सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लेंस मेकर फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है वो हम आज डिराइव करके देखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि बोर्ड्स में भी इससे सवाल 5 नंबर का कभी कभी आ जाता है कि डिराइव कीजिए भाई कि लेंस मेकर फार्मूला कैसे आता है। तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा बच्चों कि रिफ्रैक्शन बाई लेंस कैसे होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन बाई लेंस देख लेते हैं। एक्चुअली में पहले रिफ्रैक्शन ही तो होता है, उसके बाद ही तो हमारे पास फार्मूला आएगा। तो इसीलिए हम देख लेते हैं पहले रिफ्रैक्शन कैसे होता है। और लेंस मेकर फार्मूला ये आसान मेथड से मैं आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, और मैं एक तरीके से और बताऊंगा जो कि मैं कल डिस्कस किया था। तो वो तरीके के लिए हम पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बोर्ड्स में तो मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो ये आया था बच्चों, और हमेशा आता ही रहता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन बाई लेंस हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे लेंस बना दूँ बच्चों, सिंपल वाला लेंस हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हम लोग बहुत सिंपल सा लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये मुझे लग नहीं रहा है बना है। अच्छा, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दूँ बच्चों, तो आप समझिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमको इमेज बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो भी रेज होगी बच्चों, क्योंकि मल्टीपल रेज निकलती है ना भाई कोई ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इससे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा बच्चों, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे बनेगा। और हमें बस 2 रेज की ज़रूरत होती है, उन दोनों को मिलाकर हम देख लेते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो पहली बात अगर हम देखें बच्चों, तो इससे अगर जो भी लाइट रे निकल रही होगी वो ऐसे निकल रही होगी भाई, और लेंस से कुछ रिफ्रैक्शन हुआ होगा, रिफ्रैक्शन के बाद इधर मिल गई होगी। सिंपल सी तो बात है। ठीक है, और अगर दूसरा रेज निकालना चाहें, क्योंकि हमको मैच करना है, तो यहाँ पे ऐसे ला देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भाई एक सरफेस आ गया तो रिफ्रैक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, ये ऐसे है, और नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। इस पर नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे ही है। तो दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री हो गया। तो म्यू 1 साइन 0 करेंगे 0 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही पास कर जाता है। ठीक है, जैसे आता है 0 डिग्री पे वैसे ही पास हो जाता है, क्योंकि भाई रिफ्रैक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है बच्चों। मैं ये प्रॉपर्टी भी बताया था आपको पहले लेक्चर, पहला मतलब पिछला लेक्चर, कि जब रेज जो होती है ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना रिफ्रैक्ट हुए पास हो जाती है। ऐसे भी जाएगा तो पास हो जाएगा, ऐसे भी ऐसे भी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जा रही है बच्चों वो यहाँ पे 0 डिग्री बनाती है, क्योंकि नॉर्मल बनता है, इंसिडेंट रे बनता है तो में 0 डिग्री बनता है, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री हो जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा बच्चों, और ये इमेज जो होगा हमारे पास क्या होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि भाई हम रियल रेज से मिलाए हैं ना भाई, कोई यहाँ पे डॉटेड रेज से थोड़ी मिलाए हैं कि इधर ऐसे ऐसे डॉट डॉट, नहीं ना, रियल इमेज बनेगा। ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, हम ये कॉन्वेक्स लेंस में देख लिए भाई। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो आपने बना दिया ऐसे कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक तो पहला सरफेस ये है, एक तो दूसरा सरफेस ये है। तो भाई यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट क्यों कर देते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम बार बार कितने बार दिखाएं। लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि 2 बार रिफ्रैक्शन, एक इस सरफेस से, दूसरा इस सरफेस से। तो हम मान लेते हैं कि पहला सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है बच्चों। ठीक है, पहला दूसरा सरफेस हमने मान लिया। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इधर का अगर देखा जाए, इधर का जो मीडियम है और इधर का मीडियम सेम है, ये बात ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर एयर है तो इधर भी एयर में, क्योंकि ये लेंस को एयर में रखा गया है। अगर हम इधर वाटर में लेंगे तो भाई इधर भी आपको वाटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम अलग अलग हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे वाटर हो जाए, यहाँ पे एयर हो जाए, तब कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं बताऊँगा आगे। ठीक है, और वो मैं कल के लेक्चर में भी बता चुका हूँ। ठीक है, पीछे वाला लेक्चर आप देख लीजिए बच्चों, भले ही थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप आराम से देखिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियम सेम लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम सेम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये N1 है, तो इधर भी तो N1 ही होगा भाई, मीडियम सेम है तो एयर, अगर यहाँ पे एयर है तो इधर भी तो एयर ही होगा।
अब हम इसका मीडियम क्या लेते हैं, इसका मीडियम को n2 ले लेते हैं भाई, ठीक है। इसका मीडियम को हम लोग n2 ले लेते हैं, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पहला सरफेस है बच्चों, इस पहला सरफेस है ये वाला, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अगर ये हमारे पास पहला सरफेस है तो पहला सरफेस को मैं इस तरीके से नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस है बच्चों। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा होगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए ध्यान से, हो क्या रहा था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया था। ये ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऐसा ऑब्जेक्ट का हम हाइट भी ले सकते हैं, एच हाइट, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हम एच हाइट ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके एच हाइट ले लीजिए, यहाँ से ऐसे डालिए तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है, ले सकते हैं। लेकिन हाइट का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। सर कैसे यूज नहीं है, आपको पता कैसे है? तो मुझे पता है बच्चों, आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाइट लेंगे फिर भी उसका कोई यूज नहीं है, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, रेज निकालेंगे, और वही हमने किया था, ऐसे कर दिया था, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके रेज निकली थी पहली वाली। तो यहाँ पे तो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन इधर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हाँ सर पता है, इसमें इस सरफेस के लिए मैं लिख रहा हूँ पहला सरफेस के लिए, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बच्चों, यह है पहला सरफेस के लिए। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन कैसे होगी बच्चों, बात यह है कि अगर ये वाली सरफेस देखा जाए पहला सरफेस, तो पहला सरफेस तो किसी एक स्फीयर का पार्ट है। तो ये बड़ा वाला स्फीयर जो होगा इस तरीके से, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं पे इसका तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना भाई, है कि नहीं? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जहाँ से यहाँ से हम इसको रेडियस लेते हैं, है ना, आर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे तो होगा बीच में, ठीक है भाई। तो हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से दिखाना चाहें, क्योंकि नॉर्मल जब हम बनाएंगे ना बच्चों, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की ज़रूरत पड़ेगी भाई। मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये सरफेस फर्स्ट सरफेस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट ले लिया हमने। और यही नॉर्मल है भाई, जो भी नॉर्मल होता है वो सेंटर से तो पास करता ही है, अगर स्फीयर है तो नॉर्मल जो होता है सेंटर से पास करता है। चलो भाई करा दिया हमने। तो अब पता आपको होगा कि अगर ये n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। सर आपको कैसे पता डेंसर है? हम ऐसा माने हैं, अगर आप इसको रेयर मान के सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको डेंसर मान के सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जनरल इक्वेशन लाना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इधर से रेज निकल रही है भाई, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ रेज मुड़ती है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, मतलब जाना ऐसे चाहिए था लेकिन मुड़ इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इसको नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया, तो यहाँ पे इसका पहला इमेज बन जाएगा, क्योंकि पहला सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसको इमेज हम बोल देते हैं, आई डैश मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ना कि ऐसे करके मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं क्या क्या क्या, ये वाला, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्योंकि भाई लेंस है तो कुछ तो ऐसे होगा ना सरफेस, से इसको बी सी डी मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा ना कि ये ए सरफेस था, यहाँ पे बी था और यहाँ पे सी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको एक चीज़ मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी स्फेरिकल सरफेस कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो उसका एक फार्मूला बताया था भाई, तो उस फार्मूले का यूज कीजिए ना। वो फार्मूला क्या मैंने बताया था, एन फाइनल बाई वी माइनस एन इनिशियल बाई यू इक्वल टू एन फाइनल माइनस एन इनिशियल बाई आर, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करना है, ये मैंने बताया था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे हम लोग। कैसे यूज करना है बच्चों, बिल्कुल इजी तरीके से यूज करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एन फाइनल n2 है, n2 बाई भी, मतलब जो इमेज बना है, इमेज यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ तो I1 जो बना है वो वी डैश मान लेते हैं, आई डैश है तो वी डैश मान लेते हैं, वो वी डैश दूरी पे बना है, माइनस n1 एन इनिशियल
n1 डिवाइडेड बाई यू कितना है बच्चों, इधर से मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से इधर है, ठीक है। तो बोलेंगे कि सर निगेटिव होगा, तो अभी नहीं, हम लास्ट में रख देंगे। तो अभी के लिए हम इसको यू बोल देते हैं। यहाँ से इसके डिस्टेंस को हम लोग यू बोल देते हैं और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को हम लोग वी डैश बोल देते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, तो ठीक है। और यहाँ पे n फाइनल n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। तो इसका रेडियस कितना है बच्चों, अगर c1 इसका सेंटर है तो यहाँ से रेडियस नापेंगे तो आपको आया जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही तो रेडियस होगी, तो BC1 हो जाएगी, BC1 हो जाएगी। अरे भाई यही तो सेंटर है तो यही तो रेडियस होगा है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया। सर आपने यहाँ पे u है तो ये तो इधर से इधर जा रहे हैं ना, हम लोग रेज इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो नेगेटिव यहाँ u होगा ना। हम लास्ट में चीज़ों को रखेंगे भाई, अभी आप फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी रख देते हैं, आंसर ला देते हैं। आप फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे डेरिवेशन से फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो उस टाइम पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, जो फार्मूला था वही हमने रखा है बच्चों। बाद में हम लोग रख देंगे साइन वाइन जो भी होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अगला केस ले लेते हैं। सर एक और केस है क्या? बिल्कुल बच्चों, एक और केस हमको लेना पड़ेगा। वो कौन सा केस है? क्योंकि पहला सरफेस से तो रिफ्रैक्शन हो गया है भाई, दूसरा सरफेस से भी तो रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट अब इसमें प्रवेश कर गई है, लाइट इसमें प्रवेश कर गई है। लेकिन एक सरफेस ऐसे भी तो है, तो जो लाइट रे इसमें प्रवेश की हुई है उसका भी यहाँ पे इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ होगा। हम जब ऐसे बनाते हैं तो दिखाते नहीं है, लेकिन हम अगर इंडिविजुअल ले रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा। मतलब जो अब यहाँ पे सरफेस है वो इस टाइप से है, ठीक है। और इस सरफेस को अगर हम दिखाना चाहें बच्चों, देखिए इस सरफेस के लिए हम ऐसे कर देते हैं, और ये हमको बहुत छोटा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो बात ये है बच्चों कि अब हमारे पास पता चल गया कि इधर वाला मीडियम क्या हो गया बच्चों, N2 मीडियम हो गया, इधर वाला मीडियम N1 हो गया। ये कैसे पता चला सर? अरे भाई इस सरफेस के लिए देख रहे हैं तो इसके अंदर इधर वाला मीडियम ये सब क्या है, ये तो N2 मीडियम है तो N2 लिख दिया, इसके बाहर वाला मीडियम N1 है तो N1 लिख दिया। हाँ सर ठीक है। लाइट रेज कैसे आ रही थी, लाइट रेज कैसे आ रही थी बच्चों, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको इधर ही लिख लेता हूँ। देखिए लाइट रेज कैसे आ रही थी, लाइट रेज इसमें जो ये जो सरफेस था तो इसके लिए ऐसे आ रही थी, तो यहाँ पे ऐसे हमको दिखाना पड़ेगा। तो मतलब कि लाइट रेज कैसे आ रही है बच्चों, ये चीज़ समझना पड़ेगा हमें। ये देखिए लाइट रेज कुछ इस तरीके से आ रही थी, ठीक है। तो लाइट रेज इसमें अंदर की तरफ भी चली गई थी, इसको हम लोग डॉटेड से दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहिए इस पॉइंट के लिए लाइट रेज जब ऐसे आई है तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल कैसे बनाएंगे बच्चों, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, तो इधर की तरफ नॉर्मल बना देंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो जब भी हम अगर नॉर्मल बनाएंगे बच्चों तो नॉर्मल तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये सरफेस कौन सा है बच्चों, ये सरफेस 2 है, ठीक है। सरफेस 2 के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका C2 हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और पता होगा, क्या पता होगा कि ये कौन सा सरफेस है, ये A है, ये D है और ये C है, ठीक है सर। अरे बच्चों ये वाली सरफेस ADC ही तो है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। अब बात हमारे पास ये आ जाती है कि अगर हम देखें तो ये लाइट रे इस सरफेस पे ऐसे आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है तो किसी इधर से आ रही होगी, अब इधर से पता नहीं है कहाँ जाके मिल रही है, कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो जब लाइट रे ऐसे आ रही है तो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये तो समझ सकते हैं कि ये जो लाइट रे है इधर, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर, लेकिन हम इस लाइट रेज को थोड़ी सी आगे इस इधर मिला देते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जहाँ से लाइट रे आ रही है उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। क्योंकि इधर हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे हमें पता चल जा रहा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही थी। अब लाइट रे ऐसे आ रही है इसमें तो
इधर ऐसे मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा भाई, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, मिलता हुआ कहीं पे दिख रहा है, ये तो बढ़ता चला जाएगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये लाइट रे को ऐसे ऐसे हम लोग डॉटेड से यहाँ पे मिला देंगे, तो यहाँ पे हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बच्चों, इसी का तो है, यही वाला तो है। यहाँ पे जो हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं, यही वाली है, आइडियास ही है, ठीक है। क्योंकि ये सेम है, ये जो लाइट रे ऐसे आ रही है वही, उसी को मैंने ऐसे करके यहाँ पे डॉटेड से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि अगर यहाँ पे ये हमने मान लिया था डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम, तो डेंसर से रेयर जब लाइट रे जाती है तो ये नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये नॉर्मल ऐसे है तो इससे दूर भागेगी, इससे ऐसे भाग जाएगी, दूर भागेगी ना भाई, तो दूर भगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। इधर से दूर भाग जाएगी, इधर थोड़ा सा और इसको इधर ले लेते, ठीक है। तो अब जो फाइनल इमेज बन रही है, फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ से दूरी कितनी थी, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था हमारे पास बच्चों, इसकी दूरी यहाँ से कितनी थी, इसकी दूरी थी कितना, वी डैश थी, ठीक है। और इसकी दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इमेज की दूरी कितना है, ये वी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं यही वाली इक्वेशन भाई, कोई दिक्कत नहीं है ये वाली। तो यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बच्चों, इन फाइनल n1 में जा रहा है अपॉन u, इन फाइनल अपॉन v होता है ना, n फाइनल अपॉन v होता है, सॉरी। तो यहाँ पे v कितना है, यहाँ से यहाँ तक है v, यही वाली जो आपको दिख रहा है, n फाइनल अपॉन v माइनस n इनिशियल जो कि n2 है यहाँ पे, डिवाइड बाई u जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है यहाँ पे, v डैश ही दिख रही है हमें, ठीक है, इक्वल टू n फाइनल माइनस n इनिशियल, n फाइनल माइनस n इनिशियल डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं r। तो r जो देख सकते हैं इसका रेडियस तो यही होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, dc2 बोल सकते हैं, dc2 बोल सकते हैं, क्योंकि भाई हम यही वाली तो ले रहे हैं, यही तो रेडियस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये रेडियस r2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ से इसकी ये रेडियस r1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन जब हम लोग ला दिए हैं बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो आपको समझ में आ गया होगा चीज़ों को। अब हम इसमें क्या करें कि इन दोनों को सोल्व करके हमें कुछ रिलेशन मिल जाए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं आप n2 बाई वी डैश, और यहाँ पे भी n2 बाई वी डैश माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, ये दोनों को कट जाएगा भाई, अगर जोड़ देंगे तो जोड़ देते हैं, और क्या, ऐड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे क्या होगा, अब देख सकते हैं, इसको हम लोग उठा के यहीं ले आते हैं, नहीं भाई क्यों इतना हम लोग माथा पेची करें। तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए बच्चों, कर लीजिए, आप खुद से भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे आप ऐड करके दोनों को लिख कर बता सकते हैं कितना आ रहा है आपके पास आंसर। चलिए बच्चों ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा, आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली चीज़ तो हट जाएगी भाई। तो हटने के बाद क्या आएगी हमारे पास, माइनस का n1 बाई यू प्लस का n1 बाई वी इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई bc1 प्लस का n1, यहाँ पे n1 दो बार क्यों लिख दिया, यहाँ पे n2 होगा ना, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई dc2, यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, n1 दो बार लिख दिया हूँ, ये 2 होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं खुद से भी। यहाँ पे n1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो n1 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 1/v माइनस का 1/u आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे n2 माइनस n1 कॉमन ले ले, तो इसको में कॉमन लेंगे तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को कि n2 माइनस n1 को अगर हम लोग कॉमन ले लें
तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/BC1 माइनस का 1/DC2 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि N1 को इधर ले आते हैं, इस N1 को यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि इधर वाला टर्म अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे 1/V माइनस का 1/U इक्वल टू N2/N1 माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/BC1। BC1 हम लोग ले रहे थे, BC1 ले रहे थे वो R1 था, और DC2 ले रहे थे वो R2 था। ठीक है भाई, 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम एक और तरीके से लिखना चाहें, क्योंकि ये चीज़ ठीक है, आंसर हमारे पास आ गया, लेकिन हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको यहाँ पे आ जाइए। अब इस चीज़ को हम लोग ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, मतलब क्या, जैसे इफ़ जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों रखा हुआ इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे जब कुछ चीज़ होता है तो उससे लाइट रेज बिल्कुल ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और जब भी लाइट रेज पैरेलल आती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे फोकस पे मिलती है भाई। ये प्रॉपर्टी याद है ना, अगर लाइट रे इन्फिनिटी पे रखी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर लाइट रे हमको इन्फिनिटी पे रखी हुई है, यू का वैल्यू इन्फिनिटी पे है, तो आपको पता होगा कि वी फोकस पे बन जाता है। हाँ सर, ये चीज़ तो पता ही है, तो यही चीज़ का तो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो इमेज डिस्टेंस होगा वो फोकस पे बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये चीज़ इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, मतलब कि 1/V, तो 1/V क्या हो जाएगा, फोकस पे, माइनस 1/∞ इक्वल टू N2/N1, मतलब N21 लिख सकता हूँ, -1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/R1 माइनस का 1/R2। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 की तरफ चला जाएगा, तब हम लोग बता सकते हैं 1/F जो होता है वो N21 -1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2 होता है बच्चों। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, इसी को हम लोग लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसको लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हम अगर रेडियस को ले ले, तो ये तो हमको पता है, ज्योमेट्री से आ जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री में देखते हैं कि पूरा स्फेरिकल है, तो उसका ज्योमेट्री के कारण उसका रेडियस जो होता है सेंटर पे आता है। ये तो ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है इस चीज़ का, जो लेंस हम लोग लेते हैं। लेकिन N21 -1 जो ये चीज़ है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, ये लेंस पे भी डिपेंड करता है, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, N21 का मतलब क्या हुआ, N2/N1, इसका मतलब क्या हुआ, N2/N1 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 क्या है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे लेंस का है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग है भाई, ये चीज़ बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग ये होता है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आ रहा है हमारे को लेंस का, वो लेंस के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और जो सराउंडिंग में मीडियम जो है, कि सराउंडिंग में हमने हवा में रखा है, कि हमने पानी में रखा है, कि हमने कोई और मीडियम में रखा है, इस पर डिपेंड कर रहा है भाई। ठीक है, सराउंडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसको लेंस मेकर फार्मूला में हम दोनों चीज़ों को लेते हैं, कि ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है और ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है। आप डायरेक्टली जैसे लिखते थे मिरर में क्या लिखते थे, मिरर में तो ज्योमेट्रिकल चीज़ें था भाई, कि वहाँ पे जब फोकस लिखते थे तो R/2 लिख देते थे, सिंपल ख़त्म। मिरर में क्या लिखते थे, यही लिख देते थे कि भाई जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है। तो यहाँ पे बस रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकल लेंथ
डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ लेंस एंड सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग के मीडियम पे और उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। इस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इस चीज़ को देखना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा भाई, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होगा। बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ सोचना लाजमी है बच्चों, ये चीज़ सोचना बच्चों के लिए लाजमी है कि अभी तक आपने साइन कन्वेंशन तो कहीं पे यूज नहीं किया भाई, क्योंकि ये हमारे को ये जनरल फार्मूला मिल गया है। ये क्या है? जनरल फार्मूला। अब आप इसमें साइन कन्वेंशन बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। अब आप इसमें साइन कन्वेंशन बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, ये चीज़ v अपॉन यू करके ऐसे, तो हम इन्फिनिटी पे इमेज ले रहे हैं तो ऐसे इस टाइप का आ रहा है। तो देखिए सब कुछ यहाँ पे रिजॉल्व होकर हमारे पास फोकस आ रहा है। अब यहाँ पे भी आप साइन कन्वेंशन रख सकते हैं, क्योंकि ये भी फार्मूला है हम इसको रिजॉल्व करके 1/f में ला दिए हैं कि भाई अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे उसका इमेज बनेगा। इस तरीके से हम सोल्व करके ये चीज़ लाए हैं। लेकिन आप चाहें तो ये फार्मूला भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ों को दिया रहता है किताबों में। तो आप यहाँ पे अब रेडियस जो लिए हैं इसका भी रख सकते हैं, इसका भी रख लीजिए साइन कन्वेंशन, क्योंकि मैं बोला लास्ट में रख सकते हैं। तो देखिए R1 किधर है? R1 देखिए, R1 इधर से हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये R1 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो R2 नेगेटिव हो जाएगा। तो R1 को पॉजिटिव, R2 को नेगेटिव रखेंगे तो ओवरऑल ये पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा, खत्म कहानी। ये तो इसमें तो मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं तो वहाँ पे तो साइन नहीं रखते हैं, ये तो वैसे ही रहेगा। इसमें साइन रखना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको बच्चों। तो उस तरीके से हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया तो हम ऐसा बताएंगे कि ऐसा करके हमारे को जो फोकल लेंथ मिला है इसका ऐसे राइट साइड मिला है, और फोकल लेंथ अगर लेफ्ट साइड मिला है तो हम बता देंगे कि एफ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग देखना चाहें तो मीडियम अगर रेयर है बाहर, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि भाई अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल पॉजिटिव आ रहा होगा, कॉन्केव लेंस है तो उसका फोकल निगेटिव आ रहा होगा। इस तरीके से चीज़ों को हम इंटरप्रेट करके बता सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कन्फ्यूजन में होंगे कि भाई साइन कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किए, भाई साइन कन्वेंशन यहाँ पे ही लिख देते हैं ना। अगर मैं साइन कन्वेंशन यहीं पे लिख दूँ ना, तो वो बस इस लेंस के लिए आएगा, जो कि क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल रख दीजिए भाई, बिल्कुल यहाँ पे रख दीजिए आप लोग कि ये R2 नेगेटिव है तो ये DC2 नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे सब कुछ का साइन कन्वेंशन रख दीजिए, यू भी, रेडियस सब का रख दीजिए, क्योंकि आप पर्टिकुलरली अगर इस चीज़ के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो रखना पड़ेगा। लेकिन आप पर्टिकुलरली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं जनरल फार्मूला। आप जनरल, क्योंकि अब इसका यूज हम लोग किसी भी लेंस के लिए कर सकते हैं, या ये कॉनकेव लेंस हो, बाई कॉन्वेक्टिव लेंस हो, कॉनकेव हो, प्लेनो कॉनकेव हो, किसी के लिए यूज किया जा सकता है। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो इसीलिए इस चीज़ को हमने जनरल निकाला है, इसीलिए हमने लास्ट में यहाँ पे अब रखेंगे जो भी हमारे को साइन मिलेगा R1 R2 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगेगा कि भाई यहीं पे रख देते, यहीं पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आ जाएगा, लेकिन ये जनरल नहीं आ पाएगा। लेकिन हमको जनरल निकालना है, इसीलिए हमने लास्ट में यहाँ पे लाकर अब हम यहाँ पे साइन पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यहाँ पे बिल्कुल साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग एक और चीज़ बता देते हैं कि लेंस फार्मूला में एक और चीज़ आ जाता है हमारे पास। क्या आ जाता है बच्चों कि नाउ इफ़ यहाँ पे देखा जाए तो 1/f को हमने क्या कर दिया है, इसी को तो उलट के हम लोग 1/f ला दिया है। तो हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो 1/v माइनस का 1/u जो आ रहा था वही है 1/f। तो इसको हम लोग लेंस फार्मूला भी बोल देते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस चीज़ को मैंने डिराइव करके कल दिखा दिया है बच्चों, है ना, कल के लेक्चर में मैंने दिखा दिया है ऑलरेडी। तो इस चीज़ को बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उस चीज़ को देख लें, पिछले लेक्चर को बिल्कुल देख लें, क्योंकि मैंने बता रखा है बहुत ईजी वे में, बहुत आसानी तरीक़ा से एक्सप्लेन करके। लेकिन यहाँ पे देखना चाहें तो इसी को तो हमने रिजॉल्व करके ये चीज़ लाया है। तो आप देख सकते हैं 1/f को इसको बराबर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा भाई है ना, आई थिंक क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोर्ड्स में बिल्कुल ऐसे करके लिखेंगे, आपको तो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन अब हम लोग को इतना तो करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि कल जब मैंने बताया था, तो कल का लेक्चर अगर आप याद करें तो वहाँ पे मीडियम अलग था, ये N1 था, यहाँ पे N3 था, यहाँ पे N2 था, तो ये सब मीडियम अलग अलग थे। मतलब इधर पानी रख दिए हैं तो इधर हवा है। तो अब सोल्व करके बताइए, अब इसका फोकल लेंथ कैसा आएगा, इस तरीके से, है ना। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो वो चीज़ मैंने कल बता रखा है। तो उस तरीके से अगर कल का लेक्चर आपने समझ लिया होगा तो आपको लगेगा कि भाई ये तो फिर कल ही का चीज़ है ना, ये तो कल ही का चीज़ है। तो उस चीज़ को हम बताते हैं आपको अभी कि कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था, ठीक है। अब आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कल का लेक्चर का ये लगा दिया है, एक स्लाइड जो मैंने कल यूज किया था वही स्लाइड को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, N1 यहाँ पे ये है, N2 ये है, देखिए मीडियम अलग अलग हो गया दोनों तरफ, इसका मीडियम N3 है। तो मैंने कल क्या बताया था कि भाई यहाँ पे भी दो सरफेस है तो रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल वही चीज़ था। हमने मान लिया था पहले ही कि लाइट इन्फिनिटी से आ रही है भाई, आ रही है आने दो भाई, आ रही है तो जाकर फोकस पे मिल जाएगी। हमने माना था कि ये सरफेस यहाँ पे जो है, ये वाला सरफेस, इधर का जो सरफेस है वो C1 है, R1 है, मतलब फर्स्ट सरफेस इसको मान लिया था, ठीक है। और इसको हमने सेकंड सरफेस मान लिया था, इधर के लिए 2 आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो U को हम लोग -इन्फिनिटी रख दिया तो फोकस पे बनेगा इमेज, बिल्कुल आसानी से देख लिया था। अब हम लोग सरफेस 1 के लिए जो लिखे थे उसी तरीक़ा से हम लोग, जिस तरीक़ा से स्फेरिकल फार्मूला होता है उसी तरीक़े से यहाँ भी यूज किए थे। तो N फाइनल का यूज किए थे हम लोग, तो फाइनल इसमें जा रहा था क्योंकि भाई इसी में जाएगा, अभी मैंने बताया। N3/V1 कर दिया था, V1 कहाँ था, इन्फिनिटी पे, सॉरी N3/V1 था, तो V1 हमें नहीं पता था क्योंकि हम देख रहे थे ना पिछले लेक्चर में, इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे V1, यहाँ से दूरी पे ये I1 था, उसी तरीके से यहाँ पे है, समझ रहे होंगे अगर आप अभी देख लिए तो यहाँ पे फिर -N1 इनिशियल मीडियम अपॉन U तो इन्फिनिटी पे है तो इसको ऐसे रख देंगे। बाकी N3 - N1, क्योंकि N3 ये है, N1 ये है, अपॉन R2 क्यों, क्योंकि ये वाला, सॉरी ये पहला है ना, ये पहला सरफेस है तो इसके लिए हमने मान रखा है कि इधर होगा, तो ये सेंटर इधर है तो इधर हम लोग R2 ले लेंगे, क्योंकि हमने मान रखा है कि इधर वाला 2 है। वो मानने के ऊपर है, आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, कुछ भी मानिए भाई, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है उससे सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पे माने थे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मानना है वैसे मानिए, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। तो ये चीज़, पहला चीज़ आ गया, पहला इक्वेशन। दूसरे सरफेस के लिए आ जाएगा, ये दूसरा सरफेस है, इस सरफेस के लिए देख लेते हैं। अब क्या होगा, फाइनल जो इमेज बनेगा N2/फाइनल, N2 क्या है, ये है, और अब माइनस का N1 इनिशियल क्या हो जाएगा, अब इनिशियल ये हो जाएगा N3 हो जाएगा अपॉन V1, ठीक है। क्योंकि जो इमेज बना था इससे वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो कि V1 दूरी पे बना था, इसीलिए हमने ऐसा लिखा, क्योंकि अभी बताया भाई मैं ये चीज़। उसके बाद फिर फाइनल -N इनिशियल कर देंगे तो N2 - N3 डिवाइडेड बाई R1 आ जाएगा। तो R1 मतलब कि हमको ये सरफेस देखना है, तो इस सरफेस के लिए हम R1 मान रखे हैं, तो ठीक है, यहाँ से इधर चले जाएंगे। तो R1 हमने निगेटिव रखा है, क्यों, क्योंकि हम ये पर्टिकुलर लेंस के लिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं तो ये चीज़ नहीं लिखते। हम इसके लिए पर्टिकुलरली सॉल्व कर रहे हैं ना, ये जनरल फार्मूला नहीं है, जो हमने पीछे निकाला वो जनरल था, तो ये जनरल नहीं था तो हम ऐसा करके लिख दिए थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अगर पर्टिकुलरली एक ही लेंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आप साइन कन्वेंशन वहीं पे यूज कर दीजिए, लेकिन अगर आप फार्मूला निकाल रहे हैं तो साइन कन्वेंशन बाद में रख दीजिएगा, क्योंकि हम वो जनरल निकालते हैं वो सभी लेंस के लिए लगता है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम इस बाई कॉन्वेक्स के लिए रख रहे हैं तो -R1 लिख सकते हैं भाई। अब 1 2 इक्वेशन जो आया है यहाँ पे 1 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए वही काम है, फिर से ऐड करेंगे तो फिर देख सकते हैं ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, तो ये तो 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये चीज़ तो कट रहा है ना जोड़ने पे। अब ये वाला इन्फिनिटी की तरफ तो ये 0 की तरफ, उसके बाद फिर ये वाला बच जाएगा, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगा। और इसी चीज़ में अगर हम लोग देखें तो हमको पता है कि इधर वाला मीडियम सेम कर देते हैं तो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला मिल जाता है। N1 और N2 को सेम कर देंगे तो लेंस मेकर फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला में इधर भी सेम मीडियम था, इधर भी सेम मीडियम था। तो N1 और N2 को बराबर रख दो भाई, इसको बराबर रख दो, उसके बाद फार्मूला जो आएगा वो लेंस मेकर फार्मूला बन जाएगा। क्या मैं करके दिखा दूँ? चलिए करके दिखा देता हूँ, अगर आप इतना ही जिद कर रहे हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ भाई। देखिए यहाँ पे एक पेस्ट कर देता हूँ, पीछे लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया नया पेज पे। देखिए मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आप सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। हम इस बार क्या ले रहे हैं, हम इस बार क्या ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि
कन्फ्यूजन नहीं हो तो मैं चीज़ों को बिल्कुल ईजी रखूँगा, क्योंकि आपने जो ले रखा है ना बच्चों, उसमें आपने इधर वाला सरफेस को क्या ले रखा है, 1 ले रखा है, इसीलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको 1 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, ठीक है, इसको 1, इसको 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं कि हम लेंस मेकर फार्मूला के लिए ये वाला इधर वाला मीडियम और इधर वाला मीडियम सेम है, N1 N2 को सेम कर देंगे, ठीक है। तो N1 N2 को सेम करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि हम, चलिए लास्ट में लिख लेते हैं क्या लिखना है कि नहीं लिखना है, क्योंकि हम अब फिर से जनरल फार्मूला से निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेंस मेकर फार्मूला लगा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट सरफेस के लिए ये चीज़ है। चलिए ये चीज़ ठीक है, लेकिन हम जनरल निकाल रहे हैं तो भाई हम यहाँ पे माइनस यूज नहीं करेंगे, हम लास्ट में माइनस यूज करेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये और ये तो कट ही जाएगा, ठीक है भाई। आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि हम ये चीज़ जब लिख रहे हैं, किधर गया भाई, पहला इस सरफेस के लिए लिख रहे हैं तो इसके लिए जो R1 होगा ये इधर की तरफ होगा, तो हमको ये R1 लिखना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस जो है, यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये R1 है, ठीक है, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये वाला ये R2 है, सॉरी ये R2 हो जाएगा ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, समझ रहे बच्चों, ये सेकंड सरफेस, तो सेकंड सरफेस के लिए R2 ये फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस के लिए C1 R1 F1, ठीक है, चीज़ों को समझ में रहे होंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, अब R1 ही लिख देंगे, क्योंकि पहला सरफेस के लिए है ना, पहला सरफेस के लिए मैंने R1 ले रखा है। ये मैं इसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आगे इसी तरीक़े से बता रखा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो दिमाग में कभी, ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हैं भाई। अब यहाँ पे हम लोग ये R2 लिख देंगे, क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए है, ये सेकंड सरफेस है तो सेकंड सरफेस के लिए R2 है इधर। लेकिन सोचेंगे इधर नेगेटिव में होगा, भाई हम पर्टिकुलर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम जनरल सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम R2 लेंगे, ठीक है, बाद में साइन रखा जाएगा, लास्ट में साइन रख देंगे भाई। तो अब हम चीज़ों को देख लेते हैं बच्चों, अब क्या होगा, ये और ये तो मर जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब पता ही है हमें कि ये वाली चीज़ हम ले रहे हैं इन्फिनिटी पे, किधर गया, ये हम लोग इन्फिनिटी पे ले ही रहे हैं, तो हम लोग रख देते हैं भाई, इन्फिनिटी पे रख दिया। ऐसे माइनस इन्फिनिटी लेंगे या इन्फिनिटी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमको जीरो की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये जब जीरो की तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा है बच्चों, और यहाँ पे N2/V आ रहा है, N2/V जो कि V पॉजिटिव में आ रहा था, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लास्ट में रख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को हमने ले लिया, अब हमको इसको चीज़ को जोड़ना है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने शुरू में ही क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे लिया है R1 और यहाँ पे लिया है R2, ठीक है, जैसे लिया वैसे ही रखूँगा। अब हम इसको आगे ले चलते हैं भाई, आगे ले चलने के लिए हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे, क्यों इतना लिखना है भाई, हमारे पास तो कॉपी करने का जादू है, ठीक है बच्चों। अब हम इस चीज़ को आगे ले आए तो अब हम ये भी चीज़ बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई, N2 कौन लिख दिया है भाई, N2 कौन लिख दिया है। अब हम लोग ये भी चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि N1 N2 का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो N1 N2 का वैल्यू सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू सराउंडिंग, इसको लिख सकते हैं म्यू सराउंडिंग, ठीक है। N3 को लिख सकते हैं म्यू लेंस, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको लिख देंगे हम लोग कि म्यू सराउंडिंग अपॉन F2, सॉरी F2 आ रहा है क्या हमारे पास, ऐसे F1 F2 लिखने की क्या ज़रूरत है, फोकस ही है तो फोकस ही तो लिख देंगे भाई F1 F2 क्या ही लिखने की ज़रूरत है, F1 लिखिए या F2 लिखिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, हम तो बस F ही लिख के चलेंगे, ठीक है। हमारे को क्या मतलब है F1 F2 से, फोकस ही तो आ रहा है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो सिंपल से हमको दिख जाएगा पॉजिटिव में, और निगेटिव में देखा तो कॉन्केव हम लोग ले लेंगे। और हमेशा ये चीज़ नहीं रहेगा बच्चों, ये भी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, क्योंकि मीडियम अलग अलग बदलते रहेंगे तो भाई चीज़ें चेंज होती जाएगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। हम हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं कि अगर फोकस पॉजिटिव ही आ रहा है तभी हम ऐसा लेंगे कि कॉन्वेक्स होगा, चीज़ें चेंज भी हो सकती है मीडियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि फोकस मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस चीज़ को हम लोग F2 F1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस F लिखिए ना, क्या दिक्कत है, पता तो है ही कि F1 है, क्यों बार बार F1 F1 लिखना है, F लिख दीजिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि हमको पता है कि N2 और N1 सेम हो गया है, तो और N3 क्या हुआ है, N3 का वैल्यू क्या है, हम लोग लिख सकते हैं N3 का वैल्यू म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई R1 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि N3 को यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ गया भाई नेगेटिव क्यों आ गया, हमने तो जोड़ा था ना, जोड़ा था तो पॉजिटिव आएगा ना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो नेगेटिव जब कॉमन ले लेंगे तो N3 पहले आ जाएगा, तो N3 मतलब क्या होता है, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग आ जाएगा। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि दोनों चीज़ सेम दिख रहा था हमें। अब ये को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/f आ जाएगा इक्वल टू 1/म्यू सराउंडिंग इंटू में क्या आ जाएगा, चिंटू बताओ, म्यू लेंस कॉमन आ जाएगा माइनस म्यू सराउंडिंग कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। अरे सर बिल्कुल सेम लग रहा है, सेम ही है बच्चों। 1/f इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 आ जाएगा इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप चाहें तो इसमें बिल्कुल साइन कन्वेंशन यूज करके लिख दीजिए, जो भी जिस लेंस के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला फिर से आ गया, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया बच्चों, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। अब आप जो चाहें जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, इस चीज़ को हम लोग ज्योमेट्रिकल में बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस है, ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और ये क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, ये लेंस में ही हो रहा है, मिरर में ऐसा नहीं होता था भाई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोर्ड्स के लिए आगे वाला तरीका ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है, जो मैंने बताया था। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं बच्चों। बात मैं वहाँ पे एक चीज़ और बताया था कि अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग थे, N1 और N2 अलग अलग था, तो वहाँ पे हमें N1/N2 का वैल्यू F1/F2 के बराबर मिलता था, ये इंपॉर्टेंट था। अगर दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट हो जाते हैं, इफ़ मीडियम of both side of lens is different, then N1/N2 का वैल्यू जो होगा वो फोकल लेंथ का रेशियो का हो जाता है F1/F2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो N1 क्या है, जैसे मान लेते हैं ना कि इस तरीके से अगर हमने लेंस बना दिया है, तो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये इधर N1 है, इधर ये N2 है, ठीक है, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो इधर से आप समझ सकते हैं इसका फोकल लेंथ जो होगा, ये जो फोकल लेंथ आ रहा है, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, इधर इसका फोकल लेंथ F1 मान लेता हूँ, इधर इसका फोकल लेंथ F2 मान लेता हूँ। तो इस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रेशियो ले रखा है, और मीडियम दोनों तरफ अलग अलग। तब ये चीज़, मैं ये चीज़ को कल भी बता रखा था, ठीक है, मैं इस चीज़ को कल भी बता रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। लेकिन दोनों तरफ अगर मीडियम सेम हो जा रहा था, दोनों तरफ मीडियम अगर सेम ही हो जा रहा था, तो F1 F2 का वैल्यू भी बराबर हो जा रहा था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि F ही लिखिए, यहाँ पे है ना कि F1 लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम अलग अलग था ना बच्चों, F2 इधर आ रहा था, F1 इधर आ रहा था, मीडियम अलग होने के कारण ये चीज़ आ रहा था। लेकिन मीडियम दोनों तरफ सेम हो गया, हम लेंस मेकर फार्मूला निकाल रहे थे, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, बस F लिख दिए, क्योंकि जो इधर F1 होगा वही इधर F2 होगा, और दोनों का वैल्यू बराबर होता है, इसलिए मैं ये चीज़ लिख दी।
सिंपल है भाई, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चल लेते हैं आगे अब। ठीक है, कल का लेक्चर अब बिल्कुल देख लीजिएगा बच्चों, और यहाँ पे हम ये चीज़ बोर्ड्स के लिए बताए हैं, और बोर्ड्स के लिए बिल्कुल आप ऐसे डिराइव कर दीजिए, एग्जाम में 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं छोटे छोटे चीज़ों को। छोटा चीज़ मतलब क्या होता है, जिससे देखिए यहाँ पे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसको ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है इधर का पार्ट होगा, तो इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव आर ले लेते हैं हम लोग, तो R1 का वैल्यू पॉजिटिव आर हो गया और R2 का वैल्यू नेगेटिव आर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। तो ये पॉजिटिव का आर हो जाएगा, ये नेगेटिव का आर हो जाएगा। उसी तरीक़े से ये इसका आर तो वैल्यू इन्फिनिटी तरफ हो जाएगा क्यों, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो भाई ये पूरा ऐसे करके बहुत बड़ा सा स्फेयर बनेगा, जिसको हम मान सकते हैं कि रेडियस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्लेन बन गया ना। और इधर का वैल्यू नेगेटिव ऑफ आर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो इधर से इधर आना पड़ेगा रेडियस के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे दे भी रखा है। उसके बाद आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं भाई। फोकल लेंथ का जो मैंने आपको फार्मूला बताया ना, उसका यूज कीजिए, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग। ठीक है, म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2, बिल्कुल साइन कन्वेंशन का यूज करके लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इधर से इधर आ रहा है तो ये माइनस का आर हो जाएगा, इधर से इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव का आर हो जाएगा, ये इन्फिनिटी का आर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का आर हो जाएगा। तो चीज़ें सब सिंपल है बच्चों, और उसके लिए आप निकाल सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि म्यू सराउंडिंग जो है वो अगर एयर है, तो एयर के लिए म्यू सराउंडिंग का वैल्यू 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हैं, म्यू लेंस -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब आप सब चीज़ों के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इसके लिए निकालते हैं भाई, इसके लिए तो R1 का वैल्यू नेगेटिव हो गया, माइनस का 1/R1। ठीक है, ये माइनस हो गया और ये पॉजिटिव है, तो माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 2/R1 हो जाएगा, माइनस का 2/R1 हो जाएगा, मतलब R इंटू म्यू लेंस दे रखा है तो इसमें से घटा देंगे तो हाफ आ जाएगा, इक्वल टू 1/f आ जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस का 1/R आ जाएगा। लेकिन अगर म्यू के टर्म में ही रख दिया है कि भाई म्यू नहीं पता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर म्यू के टर्म में ही लिख दिया है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, म्यू -1 इंटू ऊपर क्या रहा था, माइनस का 2/R आ रहा था, यहाँ से एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, R/2 इंटू म्यू -1, लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो चीज़ों को सिंपली बताया जा सकता है भाई, सबके लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालेंगे तो यही आएगा, यही आएगा और यही आएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लेंस को अगर हमने लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में मान लेते हैं कि वाटर है, अगर अगर हम इस लेंस को बच्चों, इस लेंस को बच्चों अगर हमने लिक्विड में डाल दिया तब क्या होगा भाई। लिक्विड में मान लेते हैं कि ये वाटर ही है, ये वाटर में ही डाल दिया अगर हमने, तो वाटर में डालने पे क्या होगा भाई, इस सब तरफ वाटर में डाल दिया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ अभी भी मीडियम सेम है। तो आपको कुछ करना थोड़ी है, आपको लिखना है 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग, तो म्यू लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, अभी म्यू लिक्विड आ जाएगा -1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2। सिंपल है भाई, है ना बच्चों, सिंपल है। सिंपल है कि नहीं बताइए आप लोग। इसका हम लोग अगर देखना चाहें तो जो वाटर का म्यू होता है वो कितना होता है, वाटर का म्यू कितना होता है जल्दी बताइए, 4/3 होता है ना। और अगर ये ग्लास का है, अगर ये ग्लास का है तो इसका म्यू का वैल्यू कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर हमको पता है कि अगर ये चीज़ हवा में होता था, यही अगर देखा जाए तो यही अगर लेंस हवा में होता था, एयर में होता था, तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू जो आता था, म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं चीज़ों को, 1/f इक्वल टू म्यू लेंस कितना है बच्चों, 3/2, म्यू सराउंडिंग तो 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2।
ये घटा देंगे तो ये हाफ आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ जाएगा 1/f का वैल्यू। म्यू लेंस रखेंगे 3/2, 3/2 अपॉन 4/3 रख ही देते हैं, -1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। जब इन चीज़ों को रख देंगे भाई तो कितना आ जाएगा देख लीजिए आप, 9/8 आ जाएगा, और घटा देंगे तो 1/8 आ जाएगा, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और यही 1/f है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/f देख सकते हैं ये चीज़ है, यहाँ पे हाफ आ रहा है, यहाँ पे 1/8 आ रहा है, तो डिवाइड दे देंगे इसको अपॉन इसको करके, तो चीज़ों आंसर आ जाएगी। तो लिक्विड में ये चीज़ होता है, बस यही ध्यान में रखना है। सराउंडिंग में लिक्विड हो गया तो नीचे लिक्विड आ जाएगा। देखिए फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास लेंस इज एफ। ठीक है, इन एयर में एफ है, इनसाइड वाटर इट्स फोकल लेंथ 4f। अच्छा, अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे हम लोग एफ डैश बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप निकालना चाहें एफ डैश का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, एफ डैश का वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर डाल देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा 1/8, इसका 4 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ एफ आ गया। सिंपल सी आंसर तो आ गया। इन लिक्विड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीजेज एंड इट्स पावर डिक्रीजेज। वाटर में क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीजेज। वाटर में डालने पे जैसे लेंस को एयर में तो एफ था, लेकिन जैसे ही हम लोग वाटर में डाले तो फोकल लेंथ 4 टाइम्स ऑफ एफ हो गया। मतलब फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हुआ है बच्चों, 4 टाइम्स ऑफ एफ हुआ है, तो पावर का वैल्यू पावर बाई 4 हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एफ डैश पी डैश, है ना, पावर डिक्रीज हो जाएगा। भाई पावर क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ ही तो होता है, तो इसका यूज करके आपको नहीं पता चलेगा, ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट ही तो जाएगा। सिंपल है यार। ठीक है, देखिए अपोजिट बिहेवियर ऑफ लेंस, बिल्कुल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अपोजिट बिहेवियर ऑफ लेंस आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, इसीलिए डायरेक्ट रट नहीं लेना है कि जैसे ही अगर रेज जा रही है लेंस से टकराएगी तो हमेशा कन्वर्ज ही करेगी, ऐसा नहीं है। मीडियम डिपेंडेंट है उसका फोकल लेंथ जो है लेंस का मीडियम डिपेंडेंट भी होता है, क्योंकि मिरर नहीं है भाई कि कोई भी मीडियम में रख दिए तो भाई उसका फोकल लेंथ r/2 ही आएगा, बस ज्योमेट्री पे ही डिपेंड कर रहा है। इसमें मीडियम का भी रोल होता है भाई, कि मीडियम में रखे, कौन सा मीडियम में है, कोई मीडियम में रख दिए, मान लेते हैं कि ये मीडियम में रख दिए और इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है, तो अब ये डेंसर हो गया। अब डेंसर से रेयर में जाएगा तो भाई लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करने के बाद ये डाइवर्ज करेगी, ना कि कॉन्वर्ज करेगी। कॉन्वर्ज कब कर रही थी, जब एयर से लेंस जो कि ग्लास में जा रही थी। ठीक है, क्योंकि भाई रेयर से डेंसर में जा रही थी, यहाँ पे ये रेयर था और ये था डेंसर। ठीक है, तब ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पे डेंसर हो गया भाई, और अब ये रेयर हो गया, तो अब चीज़ें चेंज हो जाएगी ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्योंकि अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे म्यू जो लेंस का था वो ज़्यादा था म्यू ऑफ सराउंडिंग से, लेकिन यहाँ पे म्यू ऑफ सराउंडिंग जो है वो ज़्यादा हो गया है म्यू ऑफ लेंस से, तो ये चीज़ डिफरेंट हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यू ऑफ सराउंडिंग जो है वो बराबर हो गया है म्यू ऑफ लेंस का, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बराबर है। जब ये मीडियम, ये वाटर का, ये भी वाटर का, तो भाई वाटर में तो कोई भी इंटरफेस नहीं बनेगा ना जहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो पाए, तो लाइट सिंपली चली जाएगी। ठीक है, लाइट को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन अपोजिट बिहेवियर यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये वाला चीज़ अब क्या हो जाता है, डेंसर हो जाता है। तो डेंसर से रेयर में लाइट अब क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है और दूर भागती है। तो जिस तरीक़ा से यहाँ पे मिलता था इसका उल्टा मिलेगा। हमने क्या पढ़ा है कि जो कॉनकेव लेंस होती है वो लाइट को डाइवर्ज करती है, ठीक है कर रही है भाई, लेकिन भाई यहाँ पे लाइट को कन्वर्ज कर रही है, ये तो उल्टा ही हो गया। उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि मीडियम हमने बदल दिया, यहाँ पे मीडियम को डेंसर कर दिया हमने और यहाँ पे मीडियम को रेयर कर दिया हमने। कर देंगे तो ऐसा ही तो होगा। उल्टा बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेयर था, यहाँ पे ये डेंसर था। ठीक है, यहाँ पे जनरली हम क्या देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेंस का होता है ज़्यादा होता है मीडियम से, लेकिन हमेशा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है भाई, हमेशा नहीं होता है। तो उस केस में ऐसे हो जाएगा, उल्टा बिहेवियर शो होगा, जो कि समझ सकते हैं आप, चीज़ों को समझ सकते हैं।
यहाँ पे ऐसा करके समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल बनाने के बाद ऐसे आएगा, यहाँ से लाइट रे क्या करेगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी, दूर भागेगी। अब जब ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट इसके तरफ जाएगी तो दूर हो जाएगी। चीज़ों को समझेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है बच्चों, सिंपल है। ठीक है बच्चों, यहीं तक चीज़ें था, मैं ज़्यादा कुछ आज लाया ही नहीं था, मैं बस आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि भाई लेंस मेकर फार्मूला कैसे भी ला सकते हैं। कल वाले लेक्चर से भी लेंस मेकर फार्मूला वही आ रहा है, आज वाला लेक्चर से भी वही आ रहा है, लेकिन आज वाला लेक्चर के लिए बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में बच्चों डिराइव करने के लिए आता है तो उस तरीके से कीजिएगा जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में जब मीडियम अलग हो, मीडियम सेम हो, तो वो तो नॉर्मल है भाई, वो सबसे ईजी है। कल का लेक्चर देख लेंगे तो आपको सब कुछ ईजी हो जाएगा। प्लीज़ आप कल का लेक्चर देख के आएँ इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है भाई, समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से अगर आप कल का देख लेंगे तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक लोग बाय।